गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप लोगों का हमारे होम साइंस ट्रीट चैनल पे स्वागत है। हम आप लोगों को वस्त्र विज्ञान एवं परिधान डॉक्टर वृंदा मैम की बुक बता रहे थे। इसमें हम आपको ये फर्स्ट यूनिट का पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं। उसके बाद मैंने कपास स्टार्ट किया है, जिसमें क्या कपास की कुछ बातें हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, कपास का कैसे संगठन, मतलब कपास से रेशा तैयार किया था, रेशों की कैसे क्रियाएं होती, वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब नंबर आता है कपास की विशेषताएं क्या है उसके बारे में जानने की। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने क्या जाना था? कपास सूती वस्त्रों की निर्माण प्रक्रिया आपने जानी थी। ठीक है, कपास का पौधा कैसा होता है आप जान गए। इसके लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उत्तम खेती के लिए, ये भी आपने जान गए। तो अब नंबर किसका आता है? कपास की विशेषताएं का। तो लिखा हुआ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉटन। कपास की विशेषताओं को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? कपास की विशेषताओं को 2 वर्गों में विभाजित किया। एक भौतिक विशेषताएं, दूसरा रासायनिक विशेषताएं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। कपास की विशेषताओं को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, एक भौतिक है, दूसरी क्या है? रासायनिक है। अभी मैं आपका चैप्टर खत्म करने के बाद आपको 1 लाइन में जल्दी जल्दी फटाफट सारे क्वेश्चन पूछ लूँगी। आपकी क्या होंगी, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। वैसे भी मैं जब चीज़ें बताती हूँ तो आपको एक चीज़ें 2-3 बार बताती हूँ तो हमें लगता नहीं कि आपको चीज़ें समझ नहीं आती होंगी या क्लियर नहीं होती होंगी। और अगर जो चीज़ नहीं समझ में आती है कमेंट बॉक्स में डाल दिया करिए, मैं उसको फिर से आपको बता दूँगी अगर कोई चीज़ कन्फ्यूज़न में आपके रहा करे तो। फिर भौतिक विशेषताओं के अंदर देख लीजिए, इसका संगठन है। नंबर 1 क्या है? इसका संगठन। रेशे की लंबाई और व्यास। अणु विछड़ीय रचना जिसे कहते हैं माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। फिर रंग एवं चमक, प्रत्यास्थता, मजबूती एवं दृढ़ता, प्रतिस्कंदता, चिकन प्रतिरोधकता, विमितीय स्थायित्व, ताप संवाहकता, प्रकाश का प्रभाव, रगड़ का प्रभाव, दाह्यता मतलब वही जलने की क्षमता जो है सहन करने की, स्वच्छता एवं धुलाई, सिकुड़न, सूक्ष्म जीवाणु एवं कीटों का फफूंद पे प्रभाव, इतना सब चीज़ें दिया हुआ है। ठीक है, ये भौतिक विशेषताओं के मतलब अंतर आता है। उसके बाद क्या है? रासायनिक विशेषताएं हैं, जैसे अम्ल का प्रभाव, क्षार का प्रभाव, सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल का प्रभाव, फिर इस पर ब्लीचिंग का प्रभाव, ये सब चीज़ें आपको जानना होगा। जो केमिकल होते, जो रसायन होते, उन चीज़ों का क्या होता है, कपास के रेशे पे क्या असर पड़ता है। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आपको ये चीज़ें हम बताते हैं। यही बताने के बाद क्या होगा कि चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा और मैं आपको 1 लाइन में सारे क्वेश्चन बता दूंगी और यूथ से के भी सारे प्रैक्टिस में आपको कराऊंगी। तो इसमें क्या है? भौतिक विशेषताएं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में है संगठन, कंपोजिशन जिसे कहते हैं। तो कपास का रेशा सेलुलोजिक रेशा है, आप इस चीज़ को जान रहे हैं जब ये सेलुलोजिक है। और एक बात, सेलुलोज में भी सेलुलोजिक है, तो सेलुलोजिक है तो क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। और ये कौन सा रूप है? तो पॉलीसेकेराइड है। तो आप पॉलीसेकेराइड का फार्मूला जानते हो, C6H10O5, यानी ये किसका फार्मूला है? तो पॉलीसेकेराइड का। आप इस चीज़ को ध्यान देना। C6 इसमें कार्बन के 6 अणु और हाइड्रोजन के 10 अणु, ऑक्सीजन के 5 अणु होते हैं। ठीक है, यानी कि कपास के एक अणु में 6 अणु कार्बन, 10 अणु हाइड्रोजन तथा 5 अणु ऑक्सीजन के होते हैं। ये चीज़ ध्यान देना कि संगठन में क्या है? सेलुलोजिक रेशा है, जिसमें क्या होता है? C6H10O5 इंटू ब्रैकेट N होता है इसका फार्मूला, जिसमें कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 10 अणु और ऑक्सीजन के 5 अणु होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। कपास में 40 से 90% तक क्या होता है? सेलुलोज, व 5 से 8% तक जल होता है। कपास में 40 से 90% क्या होता है? तो कपास में 40 से 90% तक सेलुलोज होता है और 4 से 8% तक क्या होता है? जल होता है। कुछ प्राकृतिक अशुद्धियाँ भी होती हैं। विरंजित कपास, ब्लीच्ड कॉटन सबसे शुद्ध होता है। सबसे शुद्ध कपास कौन सा मानते हैं? तो जो ब्लीचिंग किया हुआ रहता है, ब्लीच्ड कपास सबसे शुद्ध माना जाता है। और ब्लीचिंग करने का बहुत तरीका, सूर्य की रोशनी द्वारा, ऐसे करके बहुत तरीके से। कपास के रेशे पर मोम की एक रक्षात्मक कोटिंग वैक्स की क्या होती है? आप देखते भी होंगे, आपके लिए एग्जाम के लिए मैं बता रही हूँ। जैसे आप प्लांट पे जैसे अगर पानी डालेंगे तो आप देखते होंगे कि पानी प्लांट की पत्तियों पे टिकता नहीं है। वो क्या होता है? बूंद बूंद करके दूर दूर बिखर जाता है या तो वो हट जाता है, लेकिन कभी प्लांट की पत्तियों पे टिकता नहीं है कि ऐसे पानी डाला और जैसे कपड़े भीग जाते हैं वैसे हो जा रहे हैं। क्या होता है उसके पर? क्या होता है उनमें? एक मोम की वैक्स की कोटिंग होती है। यही वजह है कि क्या होता है, पानी इस चीज़ों पर टिकता नहीं है। प्रोटेक्टिंग कोटिंग
कोटिंग होती है जो रेशों को अच्छी अवस्था में गलने से बचाती है। यही क्या होता है, उनको गलने से बचाती है, उनकी प्रोटेक्टिंग करती है, ठीक है। साथ ही रेशों को आपस में सटने में सहायता प्रदान करती है। ये क्या हो गया, आपने क्या देखा, इसका संगठन देखा, जिसमें आपने देखा C6H10O5 है, जिसमें क्या है, कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 10 अणु और ऑक्सीजन के 5 अणु होते हैं। इतना चीज़ें आपने ध्यान रखा। और इसमें 40 से 90% तक सेल्यूलोज, 5 से लेकर 8% तक क्या होता है, जल होता है। इनमें क्या होता है, मोम वैक्स की कोटिंग होती है जो इनको क्या करती है, तो गलने से बचाती हैं और इनको जो रेशे ऐठन में सहायता देती है। बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट आता है रेशे की लंबाई व व्यास, लेंथ एंड डायमीटर ऑफ ए फाइबर। कपास के रेशे की लंबाई वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया। कपास के रेशे की लंबाई आधा इंच से 2.5 इंच तक होती है। कितनी, आधा इंच से 2.5 इंच तक होती है। यह सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे छोटा होता है। फलतः इसके रेशे से निर्मित वस्त्र के सतह खुरदुरे होते हैं, चमक का भी अभाव होता है, ठीक है। कपास के लंबे रेशे से उत्तम कोटि के मुलायम चमकदार वस्त्रों का निर्माण होता है। कपास के रेशे का व्यास 16 से 20 माइक्रोन होता है। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे इसकी लंबाई, इसका माइक्रोन, 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 मिलीमीटर। निम्नलिखित तालिका द्वारा कपास के कुछ किस्मों की लंबाई व व्यास को दर्शाया गया है। भारतीय कपास, अमेरिकन कपास, मिस्र के कपास और समुद्री आइलैंड। तो भारतीय कपास 2.5 इंच तक का होता है, अमेरिकन कपास 3 इंच तक का होता है, मिस्र का कपास 4 इंच तक होता है और समुद्री जो सी आइलैंड पे होता है वो 4.5 इंच तक का होता है। इनके व्यास क्या होते हैं, तो इनके तो व्यास थे 16 से 20 माइक्रोन। इनका देखिए 0.020, 0.019, 0.014, 0.014 इनका व्यास डायमीटर होता है, ठीक है, माइक्रोन में। इस प्रकार हम देखते हैं कि समुद्री आइलैंड में पाए जाने वाले कपास का रेशा अधिक लंबा व सूक्ष्म होता है। कहाँ पे, जो क्या, जितना पतला, जिनका डायमीटर जितना कम होगा, रेशे उतने महीन होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो इनका देखिए डायमीटर कम है तो रेशे जितने डायमीटर कम उतना रेशा महीन, तो उतना अच्छा। तो समुद्री आइलैंड में पाए जाने वाले कपास का रेशा अधिक लंबा एवं सूक्ष्म होता है। मिस्र में भी लंबे कपास के रेशे होते हैं। लंबे व सूक्ष्म रेशे से चमकदार एवं उत्कृष्ट वस्त्र बनाए जाते हैं। ये चीज़ आप जान गए। नेक्स्ट आता है अणु विच्छुड़ी रचना, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। अणु विच्छुड़ी यंत्र से देखने पर कपास की अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य काट अलग अलग दिखाई देती है। अनुप्रस्थ मतलब ऐसे, अनुदैर्ध्य मतलब ऐसे काटना, ठीक है। कच्ची कपास एक नली ट्यूब के समान दिखाई देती है। कच्ची कपास में क्या होता है, कच्ची कपास एक पतली नली के समान दिखाई देती है। उसमें ट्यूब होता है, क्योंकि कच्चा होता है, तो कच्चा है तो उस पर कुछ पदार्थ जरूर होगा। सेलुलोज, जैसे आपने किसी लता को काट लिया, किसी पत्ती को काट लिया, तो आप क्या देखते हो, आपने लता को लो, मान लो जैसे आपने ये कमल की पत्ती देखी होगी। अरुई, गांव में अरुई बोल के एक आता है, गांव में नहीं सभी लोग जानते हैं, अरुई का पत्ता होता है, अरुई की सब्जी भी बनती है। उनकी पत्तियों को जो तने जिनसे वो लगे रहते हैं, जो उनकी पत्तियां होती हैं वो जिससे लगी रहती हैं, ऐसे करके ना, तो इन पे ऐसे ऐसे करके ये पत्तियां लगी होती हैं, ऐसे लगी। तो ये जो चीज़ होता है वो गोल नली के समान दिखता है ना, अगर आप उसमें काटेंगे तो आपको उसके अंदर शैप भरा हुआ दिखेगा और एक ऐसा होता है, गोल बिल्कुल होता है, ठीक है। तो वही चीज़ का अगर गीली अवस्था में क्या होते हैं, ये पतली नली ट्यूब के समान दिखाई देते हैं। इस नली में सैप नामक तरल पदार्थ भरा रहता है। कपास के पकने के पश्चात तरल सैप, लिक्विड सैप सूख जाता है तथा रेशा चपटा हो जाता है। जब सूख जाता है तो कैसा लगता है, रिबन ऐसे बल खाया हुआ सा होता है ना, सूखने पर कैसा हो जाता है, तो ये रिबन के समान ऐसे हो जाता है जैसे बल खाया हुआ, ठीक है। तो देखिए तब सूखने पर क्या होता है, पतली नली के समान दिखाई देता है। इस नली में सैप नामक तरल पदार्थ भरा रहता है। कपास के पकने के पश्चात तरल सैप, लिक्विड सैप सूख कर सिकुड़ जाता है, रेशा चपटा हो जाता है। अतः रेशे में ऐंठन या घुमाव अर्थात व्यावृत्त परिवलन, कन्वोल्यूशन पड़ जाते हैं। इन परिवलनों की संख्या जिस रेशे में जितनी अधिक होगी उसकी मजबूती भी उतनी अधिक होगी। ध्यान दीजिएगा, जिस रेशे में जितना घुमा होगा, जितना ऐंठन होगा, और रेशा उतना मजबूत होगा। जो प्राकृतिक परिवलन होता है उसकी बात हो रही है। प्रति इंच रेशों में 200 से 400 तक परिवलन होते हैं। प्रति इंच रेशों में कितने परिवलन होते हैं, तो 200 से 400 परिवलन होते हैं। पके रेशे में सूक्ष्मदर्शी से देखने पर घूमे घूमे रिबन के समान दिखाई देते हैं। पके हुए रेशम को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर क्या होता है, बल खाते, वही मैं बताई ना, बल खाते हुए रिबन के समान दिखाई देते हैं। रंग एवं चमक, कलर एंड लस्टर। कच्ची अवस्था में इसके रेशे
भूरे रंग के होते हैं। कच्ची अवस्था में कॉटन के रेशे, कपास के रेशे किस रंग के होते हैं? तो आप बोलेंगे मैम भूरे रंग के होते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है। क्या होता है? इसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है। पकने के पश्चात रेशे सफ़ेद रंग के हो जाते हैं। सभी प्राकृतिक रेशों में कपास का रेशा ही सफ़ेद होता है, परंतु कई बार धूप आदि के कारण इसके रेशे पीले हो जाते हैं, लेकिन वैसे क्या होता है? सफ़ेद होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। कपास के रेशे में प्राकृतिक चमक नहीं होती है। देखिए, प्राकृतिक चमक नहीं होती है, जिसके कारण इससे बने वस्त्र मलिन, मंद रूप, डल अपीयरेंस के होते हैं। इनके जो ड्रेस बनते हैं, कपड़े बनते हैं, उसमें देखो चमक नहीं होती। प्राकृतिक चमक देख ले, ग्लेजिंग प्रक्रिया करनी पड़ती है, ठीक है, मर्सराइजिंग करनी पड़ती है। तो वही चीज़ का कि इसमें प्राकृतिक चमक नहीं होती, इसीलिए जो वस्त्र बनते हैं वो मलिन मतलब डल कलर के होते हैं। कृत्रिम विधि से मर्सराइजिंग, देखिए मर्सराइजिंग क्रिया के द्वारा चमक लाई जाती है। तब मर्सराइजिंग सूती वस्त्रों में रेशम के समान चमक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना। मर्सराइजिंग से क्या कहता है? सूती वस्त्रों में चमक लाई जाती है और रेशम के समान वस्त्र चमकता है, ठीक है। अगला आता है प्रत्यास्थता, जिसे इलास्टिसिटी कहते हैं। इसमें बिल्कुल नहीं होती, आप जानते हैं, क्योंकि इसमें खींचने की क्षमता नहीं होती। कपास के रेशे में प्रत्यास्थता इलेक्ट्रिसिटी के गुण का सख्त अभाव होता है, इसलिए इसका आकार निश्चित रहता है, अतः इसे खींचकर फैला नहीं सकते। वस्त्र पर सिलवटें पड़ जाती हैं, वो बनी रहती हैं, परंतु इस्त्री करने पर हट जाती है। मजबूती एवं दृढ़ता बहुत होती है, तभी इस रेशे को जैसे चाहो वैसे यूज़ करते हो, ठीक है। सभी प्राकृतिक रेशों में से कपास का रेशा छोटा होते हुए भी काफ़ी मजबूत एवं शक्तिशाली होता है। देख रहे हैं? इससे बने वस्त्र काफ़ी मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं। गीले होने पर इनकी मजबूती 30% तक अधिक बढ़ जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि गीली अवस्था में कपास के रेशे में कितने प्रतिशत मजबूती बढ़ जाती है? तो आप बोलेंगे मैम 30% मजबूती बढ़ जाती है। अतः इन्हें आसानी से बेहिचक एवं निर्भय होकर बार बार रगड़ कर धोया जा सकता है। कपास के रेशे में मजबूती परिवलन, कन्वल्शन जिसे कहते हैं, या इसमें ऐंठन जो प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है के कारण आता है। आपने देखा ना, ये परिवलन है, देखिए, ठीक है। ये देखिए ल्यूमेन है, इस पे क्या है? कुटिकल है, और जहाँ से ये मुड़ रहा है, जो मतलब जो बल खा रहा है, जहाँ पे मुड़ रहा है, वही क्या होता है? वही गुण क्या कहलाता है? परिवलन का गुण कहलाता है, ठीक है, कन्वर्शन का। फिर अगला है प्रतिस्कंदता, जिसे रेजिलेंसी कहते हैं। प्रत्यास्थता के समान ही कपास, इसमें क्या होता है? इसको अगर आप दबाव के छोड़ देंगे तो ये अपने पूर्व आयतन को नहीं प्राप्त कर पाता है, इसलिए प्रतिस्कंदता का यही अर्थ होता है ना। तो प्रत्यास्थता के समान ही कपास के रेशे में प्रतिस्कंदता के गुणों का भी अभाव होता है। यही कारण है कि 1-2 बार सूती वस्त्र पहने जाने के बाद इन्हें धोना और इस्त्री करना पड़ता है। इनमें पूर्व आकृति ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती। और प्रतिस्कंदता जब आप पढ़े थे तो उसमें यही देखे थे ना, अगर रेशे क्या होता है, उनको दबा करके छोड़ दीजिए तो वो अपनी पहले की आयतन आकृति को ग्रहण कर लेते, यही प्रतिस्कंदता कहलाता है। कृत्रिम परिसज्जा व परिष्कृत करके कपास के वस्त्रों पर एक विशेष आकार दिया जाता है, यह आकार सदैव के लिए बना रहता है, ठीक है। अगला आता है सिकन प्रतिरोधकता, क्रीज रेजिस्टेंस। सूती वस्त्रों के 1 बार या 2 बार पहनने या प्रयोग करने से ही सिकन पड़ जाती है, इसमें बहुत होती है। ऐसे कपास के रेशों में नम्यता, प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता के गुणों के सख्त अभाव के कारण पड़ता है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि क्रीज रेजिस्टेंस का क्या होता है? इसमें अभाव होता है। क्यों होता है? मतलब ये इसी क्रीज रेजिस्टेंस मतलब होता है बहुत ज़्यादा, इसमें क्या होती क्षमता होती है इसमें कॉटन के रेशे में क्यों होती है? तो क्योंकि इसमें प्लेबिलिटी, जो आपने नम्यता पढ़ा था, प्रत्यास्थता इलेक्ट्रिसिटी और प्रतिस्कंदता रेजिलेंसी के गुणों के अभाव के कारण क्या पड़ता है? क्रीज पड़ती है, जो सिकन पड़ती है, ठीक है। विमितीय स्थायित्व तो डायमेंशनल स्टेबिलिटी, कपास के रेशे में विमितीय अस्थायित्व का गुण बरकरार रहता है, क्योंकि इसके रेशे न तो सिकुड़ते हैं और नहीं विस्तारित होते। आप जान रहे हैं इसमें प्रत्यास्थता प्रतिस्कंदता का अभाव है, तो विमितीय स्थायित्व तो बरकरार रहेगा। क्या होता है? क्योंकि इससे विमितीय स्थायी का मतलब क्या होता है? डायमेंशनल नहीं, मतलब इसका आकार न बिगड़े, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब न बिगड़े, जैसा रेशा वो पड़ा रहे, यही क्या होता है? इसका विमितीय स्थायित्व कहते हैं। और वो क्या होता है? स्थिर रहता है। बस आपको इतना समझना है, विमितीय स्थायी इसी को कहते हैं कि किसी भी वस्तु या पदार्थ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो? स्थिर रहे, वही विमितीय स्थायित्व स्थिर होता है। परंतु वस्त्र निर्माण
निर्माण के समय तनाव खिंचाव के कारण पहली धुलाई में सिकुड़ जाते हैं, जिससे विमितीय स्थायित्व में हल्का सा अंतर आता है। वो फर्स्ट क्या होता है, जब पहली बार आप कपड़ा धुलते हैं तो हल्का सा वो क्या होता है, सिकुड़ता है। ये सबको पता है कॉटन का कपड़ा, इसीलिए कॉटन कपड़ा सिलने से पहले एक बार क्या होता है, धुलना पड़ता है। तो वही हल्का सा, वही थोड़ा सा हल्का सा वही विमितीय स्थायित्व में अंतर आता है। नहीं तो वैसे क्या होता है, इनका जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है ताप संवाहकता, हीट कंडक्टिविटी। तो सूती वस्त्र ताप के अच्छे संवाहक, गुड कंडक्ट होते हैं, जिससे गर्मी के मौसम में पहनने पर ये क्या होते हैं, गर्मी नहीं लगती बल्कि शीतलता का अनुभव होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, ताप के सुचालक भी होते हैं, और क्या होते हैं, ताप के अच्छे संवाहक भी होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, सूती वस्त्रों को भी कृत्रिम विधि द्वारा रोएं उठाकर गर्म वस्त्र बनाने के लिए प्रयोग किया था। फलालेन का वस्त्र इसी चेष्टा का परिणाम है। सूती वस्त्र देखिए, फलालेन कैसे बनता है, उसमें सूती रेशों का प्रयोग होता है, रेसे उठाकर फलालेन, देखिए ध्यान दीजिएगा। सूती वस्त्र में ताप सहन करने की क्षमता अधिक होती है, अतः इसे उबाल कर धोया जा सकता है, विसंक्रमित डिसइंफेक्टेड किया जाता है, उच्च ताप पर भी इसको बॉयल किया जाता है, जिससे क्या पड़ता है, इस पर सलवटें दूर हो जाती हैं। नंबर 11 नंबर प्रकाश का प्रभाव। निरंतर सूर्य के प्रकाश में रखने से सूती वस्त्र कमजोर होकर निर्बल हो जाते हैं, इनका रंग भी पीला हो जाता है। धूप के लगातार अगर आप इसको धूप में छोड़ देंगे तो इसके रेसे क्या होते हैं, निर्बल हो जाते हैं और रेसा पीला हो जाता है। इसका स्पष्ट उदाहरण है दरवाजे व खिड़की के पर्दे, जिस पर अधिक धूप के कारण क्या होते हैं, वस्त्र पीले व रंगहीन हो जाते हैं। रगड़ का प्रभाव नंबर 12 है इफेक्ट, मतलब रगड़ का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। सूती वस्त्र काफी मजबूत शक्तिशाली होता है, अतः इन्हें निर्भय होकर रगड़ कर धोया जा सकता है, पर इसकी मजबूती और भी बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है, गीली अवस्था में। कितने प्रतिशत, तो 30%, ध्यान देना। अतः इन्हें पीट पीट कर भी धोया जाता, नहीं देखते बहुत लोग वो रखे रहते, बैट की तरह होता है देखने में, उससे पीट पीट के धुलते हैं, बेडशीट वगैरह जो होती है। अतः इन्हें पीट पीट कर भी धोया जाता है, परंतु पीटने से इनके तंतु कमजोर होकर शीघ्रता से फट जाते हैं। अगला है 13 नंबर पे दाह्यता, जिसे कंबस्टिबिलिटी कहते हैं। कपास के रेशे में सभी रेशों से अधिक ताप सहने की क्षमता विद्यमान होती है। जलाने पर यह कागज के समान जलता है और कागज जलने जैसी गंध आती है। जब सेलुलोजिक है तो कागज जैसी ही गंध आएगी, और फुली फुली धूसर ग्रे ऐश रंग के राख इसमें रूप में बनते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि इसके जो इसकी राख कैसी होती है, तो ग्रे कलर की होती है। कैसी, फुली फुली सी ग्रे कलर की होती है। क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इनका रेशा जलता कैसा है, तो कागज के समान। रेशा जलने पे गंध कैसी आती है, तो कागज के समान, कागज जलने जैसी गंध भी आती है, ठीक है। 14 नंबर है स्वच्छता एवं धुलाई, क्लीनलेस एंड वॉशेबल। तो सूती वस्त्र शीघ्रता से गंदे होते हैं। क्यों गंदे होते हैं, ये रेशा इनका छोटा होता है। जब इससे वस्त्र बनाया जाता है तो क्या होता है, इनकी सतह खुरदरी हो जाएगी ना, स्टेपल धागे हैं, तो जितनी उनकी लंबाई है उसके बाद दूसरा लगेगा तो क्या होगा, रेशे चिकने तो बनेंगे नहीं, इनकी सतह खुरदुरी होती है। खुरदुरी होने के कारण क्या करते हैं, ये जो है धूल को क्या करते हैं, अपने में अवशोषित करते हैं, मतलब फंसा लेते हैं, फंसते चले जाता है उनके रेशों में, जिससे कपड़े गंदे हो जाते हैं। कपास के रेशे छोटे होते हैं, फलतः वस्त्र की सतह खुरदुरी होती है। वस्त्र की धुलाई करना सरल है, वस्त्र को रगड़ रगड़ कर साफ किया जा सकता है। धुलाई किसी भी प्रकार साबुन से अथवा सोडे से किया जा सकता है। अत्यधिक मैल हो जाने से इन्हें खौलते पानी में साबुन डालकर या सोडा डालकर उबाला जाता है। इन्हें विसंक्रमित करना भी आसान है, परंतु पुराने सूती वस्त्र अधिक रगड़ने अथवा पीटने से शीघ्रता से फट जाते हैं। नेक्स्ट आता है 15 नंबर सिकुड़न, जिसे श्रिंकेज कहते हैं। अभी मैं इसका पूरा निचोड़ आपको बता दूंगी। श्रिंकेज कहते हैं, मैं आपको बुक पढ़ाने के लिए, मतलब उसी पर्पज से वीडियो बना रही थी, इसलिए मैं क्या करती हूँ, बुक पढ़ा देती हूँ पहले आपको पूरा। सिकुड़न, सूती वस्त्र शीघ्रता से सिकुड़ता है, हालांकि रेशे में सिकुड़न क्षमता विद्यमान नहीं होती। रेशे में क्या होती, सिकुड़न क्षमता नहीं होती, फिर भी वस्त्र निर्माण प्रक्रिया में खिंचाव, तनाव, परिसज्जा के अभाव कारण सूती वस्त्र सिकुड़ते हैं, ठीक है। क्या होता है, सूती वस्त्र शीघ्रता से सिकुड़ता, रेशे में सिकुड़न की क्षमता नहीं होती। रेशम में तो आपने देखा था ना रेशे की क्वालिटी, तो सूती में, वो रेशे में वो सारी क्वालिटी थी, उसमें सिकुड़न की क्षमता नहीं थी, लेकिन इसका रेशा छोटा होने के कारण ये क्या होता है, इसमें सिकुड़न की क्षमता आती है, ठीक है। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवाणुओं, कीटों एवं फफूंद का प्रभाव। सूती वस्त्र पर सूक्ष्म जीवाणुओं, कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए मैं बोली थी फफूंद का प्रभाव पड़ता है, परंतु फफूंदी का प्रभाव शीघ्रता से पड़ता है। यहाँ पे जीवाणु लिखा था, तो जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, फफूंद, फंगस उसी एरिया में, इसी में आते हैं, इसलिए कीट लेकिन नहीं आता है।
तो फफूंद सूती वस्त्रों को क्षतिग्रस्त कर उनका नाश कर देते हैं। बरसात के दिनों में अगर सूती वस्त्रों में स्टार्च मतलब वही कलफ जो आप लगाते हैं गोंद का, अखरोट का, अरारोट का, सॉरी, तो क्या होता है यही सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। डालकर नमी युक्त जगहों में रख दिया जाए तो इसमें से संडास आने लगती है, मतलब बदबू आने लगती है। वस्त्र चित्तीदार हो जाता है, जैसे आपने देखा है ना रोटियों पे फफूंद लग जाती है, ब्रेड पे फफूंद लगती है, वैसे क्या होता वो कपड़े पे भी फफूंद लग जाती है। जहाँ जहाँ अब भाई पूरा कपड़ा तो गीला नहीं, कहीं नमी अवशोषित कर लिया होगा तो वहाँ पे क्या होगा, जहाँ नमी होगी वहीं पे क्या होगा, काई की तरह से जम जाएगा। ठीक है, तो स्टार्च डालकर नमी युक्त जगहों पर रख दिया जाए तो इसमें संडास आने लगती है। वस्त्र चित्तीदार हो जाते हैं तथा सड़ गल जाते हैं। ये फफूंद होते हैं जो वस्त्रों को नष्ट कर डालते हैं। तो आप यहाँ से ये समझे कि कॉटन के कपड़ों पे कीट का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर कपड़े गीले रह जाते हैं, कपड़े में नमी है, तो उस पर क्या होता है, फफूंद का प्रभाव पड़ता है। आपने ये पढ़ने के बाद इतना समझा। फफूंद काली चित्तियों के समान धब्बेदार दिखाई देते हैं, अतः कभी भी स्टार्च युक्त सूती वस्त्रों को बरसात के दिनों में नमी वाले स्थान पर नहीं रखना चाहिए। अगर आपने वस्त्र पे कलफ लगाया है, अगर आपको वस्त्र क्या कहते हैं उसको रिवाइव डालते हैं ना, आजकल मार्केट में मिलती है रेडीमेड, उसे रिवाइव बोलते हैं। अगर आपने उसमें लगाया है कलफ किसी भी तरह का, तो उसको अगर वो उस नमी वाले स्थान पे भी नहीं रखना और कपड़े में भी नमी अगर है तो उसे भी जो है नहीं, नमी हटा करके ही उसको क्या करते हैं, कपड़े को रखना चाहिए, वरना उसमें क्या होगी, फफूंद लग जाएगी, जगह जगह पे चित्ता बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है विद्युत संवाहकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। कपास की रेशे विद्युत के अच्छे संवाहक होते हैं, अतः इन पर कभी भी स्थैतिक विद्युत प्रभार स्टैटिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज निर्मित नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा ठंडी के दिनों में, ठंडी तो आ गया, आप लोग ब्लैंकेट ओढ़ो या उसको ना तो चिट करके जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जलता। कोई अगर आपने सिंथेटिक कपड़े डाले, अगर आप उसको निकालो तो वो भी जैसे करंट सा फील कराता है एक एक बार, तो वो चीज़ कॉटन के कपड़े में नहीं होती। उस पर क्या होता है, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, मतलब उस पर निर्माण नहीं होता। इस कारण ये वस्त्र पहनने में आरामदायक होते हैं और शरीर में को सुख पहुंचाते हैं। यहाँ तक हो गया आपका क्या, भौतिक विशेषताएं। एक उसमें और बचा है जो अवशोषकता और एब्जॉर्बेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि रेयान में ज़्यादा है कि कॉटन में, क्योंकि रेयान में 98% दिया हुआ है तो 95 से 98%, तो ये बहुत कंफ्यूज करता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। कपास की रेशे में आर्द्रता अवशोषक क्षमता अधिक होती है, साथ ही सूती वस्त्रों पर नमी भी शीघ्रता से फैल जाती है, इसलिए ये वस्त्र गर्मी के मौसम के लिए सर्वथा अनुकूल और आरामदायक होते हैं। शरीर से निकले पसीने को शीघ्रता से सोख कर उन्हें फैला देते हैं, जिससे त्वचा को शीतलता मिलती है। कपास की आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता 7 से 8% होती है। कपास की आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता प्रतिशत में नापी जाती है। मैं आपको ये पीछे बताई थी ना कि आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता का इकाई क्या होती है, तो अब प्रतिशत होती है, तो 7 से 8% होती है। सूती वस्त्र लिनन वस्त्र की अपेक्षा देरी से सूखते हैं। ठीक है, इसमें अवशोषकता सहने की क्षमता ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट आता है रासायनिक विशेषताएं, जिसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो नंबर 1 पे है कि अम्ल का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एसिड। सूती वस्त्र पर तनु कार्बनिक अम्ल का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, जो डाइल्यूट होता है, हल्का जो होता है। ठीक है, परंतु रंग खराब हो जाता है। दाग धब्बे छुड़ाने के लिए नींबू के रस, ऑक्जेलिक अम्ल आदि का प्रयोग किया जाता है। जो तनु होते हैं, अम्ल एसिड, जो हल्के एसिड होते हैं, उनका खास प्रभाव नहीं पड़ता, बस रंग उतर जाते हैं। लेकिन अगर शांत मतलब उसका गाढ़ा घोल अगर डालेंगे किसी अम्ल का, किसी एसिड का, तो वो क्या होंगे, सूती वस्त्र नष्ट हो जाएंगे। उसमें भी कौन, तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया जिसे H2SO4 कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल हो गया जिसे HNO3 कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया जिसे HCl कहते हैं। ठीक है, HCl हमारी आमाशय में बनता है ना, इस चीज़ को ध्यान दें, जो जीवाणुओं को मारने का काम करता है। इनके तनु अम्ल से भी कपास के रेशे निर्बल व कमजोर हो जाते हैं। इनके अगर सल्फर जो लिखा है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हल्का भी घोल रहेगा, उससे भी रेशे नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे नींबू का रस, ऑक्जेलिक एसिड, ये भी तो एसिड है, इनके से क्या होगा, ये नष्ट नहीं होंगे। तनु घोल से बस इन पर यह प्रभाव पड़ता है कि इनके रंग फेड हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, उतर जाते हैं। सांद्र का क्या होता है, इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगला आता है क्षार का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एल्कलीज। सूती वस्त्र पर शांत क्षार का प्रभाव पड़ता है और इसके रेशे निर्बल होकर गल जाते हैं। वैसे तो सूती वस्त्र पे क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है, अम्ल का प्रभाव पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सांद्र लिखा है तो भाई गाढ़े घोल का प्रभाव पड़ता है, परंतु हल्के क्षार का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए सूती वस्त्र को किसी भी साबुन से रगड़कर धोया जा सकता है,
इसे सोडे के साथ खौलते हुए पानी में डालकर उबालने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, इसका रंग अवश्य ही थोड़ा हल्का व धुंधला हो जाता है। मर्सराइज्ड वस्त्रों के लिए सोडा का ही प्रयोग किया जाता है। मर्सराइज्ड वस्त्रों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडा का प्रयोग अच्छा होता है। कहने का मतलब क्षार का इस पे बुरा असर नहीं पड़ता, अम्ल का इस पे इफेक्ट पड़ता है। इतनी चीज़ें ध्यान रखना। विरंजन का प्रभाव मतलब इफेक्ट ऑफ ब्लीचिंग का, तो सफ़ेद सूती वस्त्र बार बार प्रयोग से पीले व गंदले हो जाते, मतलब गंदे हो जाते। अतः उनमें सफ़ेदी लाने के लिए ब्लीचिंग का करना आवश्यक होता है। सूती वस्त्र पर किसी भी प्रकार का ब्लीच का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु घरेलू ब्लीच के लिए सोडियम हाइड्रोक्लोराइड नील आदि सर्वोत्तम रहता है। देख रहे हैं लिखा, परंतु घरेलू ब्लीच के लिए सोडियम हाइड्रोक्लोराइड नील आदि सर्वोत्तम रहता है। पसीने का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ स्वेट। सूती वस्त्र बार बार पसीने के संपर्क में आकर कमजोर हो जाते हैं। अगर पसीने युक्त वस्त्रों को बिना धोए ही संग्रह करके रख दिया जाएगा तो क्या होगा? स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है, वहाँ के वस्त्र कड़े हो जाते हैं, रंग उड़ जाता है, फट जाते हैं। कुछ लोग के क्या होता है, पसीने अम्लीय होते, कुछ लोग के क्षारीय होते, तो जिसके क्षारीय होते वो तक कम नुकसान पहुँचता, जिसका अम्लीय होता है वही वाला कपड़ा खराब हो जाता है। वही चीज लिखा कि पसीने की प्रकृति अगर क्षारीय है तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता, अगर अम्लीय है तो ये क्या होगा? खराब हो जाएगा, क्योंकि अम्ल का क्या होता है? कॉटन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। रंगों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डाई। सूती वस्त्र पर रंग शीघ्रता से नहीं चढ़ते, इसलिए सूती वस्त्रों को रंगने के लिए व पक्का रंग चढ़ाने के लिए अन्य उपायों का सहारा लेना पड़ता है। बार बार की धुलाई एवं वस्त्र को धूप में सुखाने से रंग फीके एवं धुंधले हो जाते हैं। वेट रंग का प्रभाव सूती पर अच्छा रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि क्या होता है, सूती पे कौन से रंग का उपयोग किया जाता है? तो वेट रंग, प्रत्यक्ष कलर, अप्रत्यक्ष कलर, बहुत सारे कलर डाइज में बताऊंगी आपको, होते हैं ना। तो देखिए लिखा है कि प्रत्यक्ष कलर वेट लिखा है, वेट डाई का प्रभाव क्या होता है? वस्त्र पर अच्छा पड़ता है, जबकि बेसिक जो डाई होती है एवं प्रत्यक्ष रंग का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता। बेसिक डाई और प्रत्यक्ष डाई का क्या होता है? इस पे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, कौन इसके लिए अच्छा होता है? तो वेट डाई जो होती है उसका प्रभाव इस पे अच्छा रहता है। बाटिक कला में नैफ्थलीन रंगों का प्रयोग सूती वस्त्र बहुत ही अच्छा पड़ता है। जो बाटिक कला होती है उसमें क्या होता है? जो नैफ्थलीन रंगों का प्रयोग किया जाता है सूती पर उसका प्रभाव सबसे अच्छा होता है। साधारण सूती वस्त्रों की अपेक्षा मर्सराइज्ड वस्त्रों पे अधिक सहजता से रंग चढ़ते हैं। सूती वस्त्रों का मुख्य एवं चटक रंगों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो आप समझ गए कि वेट कलर का प्रभाव अच्छा, नैफ्थलीन का बहुत अच्छा, प्रत्यक्ष और बेसिक का प्रभाव इस पे अच्छा नहीं रहता। मर्सराइज्ड पे क्या होता है? मर्सराइज्ड वस्त्रों पर कलर अच्छे और चटक चढ़ते। यहाँ तक देखिए चैप्टर फिनिश हो गया। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया बताया जो भी बुक पढ़ा समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा समझ में आया करे तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। अभी मैं इस चैप्टर को ख़त्म नहीं करूँगी, इसकी समरी की तरह मैं आपको वन लाइन में चीज़ें थोड़ा बताऊँगी। यहाँ से शुरू है कपास का रेशा, इसको हटाते हैं बुक को। अब मैं छोटा छोटा पॉइंट करके आपको क्या करती हूँ, चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले कपास का पौधा जो है कैसा होता है, मतलब मैं ऐसे बता रही हूँ, समझ जाना। कपास का पौधा कितने वर्ष में तैयार होता है? तो ये होता है 1 वर्षीय। कैसा होता है? 1 वर्षीय प्लांट होता है। कितने दिन में तैयार होता है? तो ये 200 दिन में तैयार होता है। ठीक है। नंबर 2 पे क्या आता है कि इसका जन्मदाता देश कौन है? कपास का जन्मदाता कौन है? तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे भारत। भारत इसका क्या है? जन्मदाता देश है। ठीक है। तीसरा नंबर आता है कि यहाँ पे क्या कहते हैं, या अमेरिका में कितनी शताब्दी में कपास की खोज हुई, कपास के बारे में लोग जाने? तो आप बोलेंगे 17वीं शताब्दी में। ठीक है। भारत प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? तो आप बोलेंगे मैम भारत है। प्रथम स्थान पे कौन है? तो भारत है। ठीक है। इसकी जो जलवायु है कैसी होनी चाहिए? तो कपास के लिए जो जलवायु है वो कैसी होनी चाहिए? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु का प्रयोग करना चाहिए। कैसी? उष्णकटिबंधीय जलवायु का प्रयोग करना चाहिए। उष्णकटिबंधीय जलवायु का प्रयोग
करना चाहिए। छठवां नंबर आता है मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो मिट्टी काली होनी चाहिए। काली मिट्टी कैसी होती है, क्षारीय होती है, ठीक है, पानी अवशोषण की क्षमता ज़्यादा होती है। अगला है इसके लिए बारिश की कितनी आवश्यकता होती है, बरसात कितनी होनी चाहिए, वर्षा वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो आप बोलेंगे 30 से कितने 38 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, ठीक है। 8वां क्वेश्चन आता है कि ये क्या बोलते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं आकार के आधार पे, तो आप बोलेंगे पहले लंबा पौधा होता है, लंबा होता है, फिर दूसरा मझला होता है, और तीसरा क्या होता है, झाड़ी होता है, ठीक है, झाड़ी जिसे श्रब भी कहते हैं। इतनी चीज़ें आपने जान लिया, झाड़ी कहते हैं, श्रब कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है इसकी खेती। खेती तो आपने जान लिया। फिर इसकी मिल, सबसे पहले इसकी मिल कहाँ बनी थी, तो 1818 में कहाँ में बनी थी, कलकत्ता में बनी थी। पहली मिल इसकी कहाँ बनी थी, 1818 में कलकत्ता में बनी थी, ठीक है। इतनी चीज़ें जान गई। फिर आते हैं इसकी खेती पर। जब इसकी खेती करते हैं तो इसके प्लांट पे आते हैं। तो इसका प्लांट कितना लंबा होता है, प्लांट की लंबाई कितनी होती है, तो आप बताएंगे मैम 5 से 6 फीट लंबा प्लांट होता है। कितना लंबा, 5 से 6 फीट लंबा प्लांट होता है, ठीक है। और आगे आप और आगे आएंगे तो आप जानेंगे कि जब 3 इंच का होता है तो क्या सोहनी की जाती है। इसमें फूल किस रंग के आते हैं, फूल का कलर क्या होता है, तो आप बोलेंगे मैम क्रीम कलर का फूल आता है, ब्लू कलर का फूल आता है, बैगनी कलर का फूल इस पर आता है, सुनहरे कलर का फूल आता है। उसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन होता है, ब्लू कलर का फूल सबसे मेच्योर होता है और उत्तम माना जाता है। और फूल से फल बनने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, तो वो पॉट्स होती है, वही पॉट्स होता है जिसे क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे कोए कहते हैं, ठीक है। इतनी चीजें देखिए मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट नंबर आता है फिर इसका नेक्स्ट, इसमें जो नेक्स्ट नंबर है, तो नेक्स्ट नंबर पे आता है एक सूती वस्त्रों की निर्माण की प्रक्रिया। आपको यही जानना है ना। तो सबसे पहले क्या कर रहे थे आप, तो सबसे पहले आप क्या कर, अब निर्माण की प्रक्रिया देख रहे, कपास के निर्माण की प्रक्रिया। कपास के आपने खेती कर ली, आप खेती से जान गए हैं कि क्या क्या होता है, ये चीज़ें हो गई। अब इसको निर्माण आपने पहले क्या किया, इसको इतिहास जाना कि भारत इसका जन्मदाता था। भारत मतलब भारत में ये हुआ 13वीं शताब्दी में यूरोप वाले जाने, 17वीं शताब्दी में अमेरिका वाले जाने, मिस्र में भी इसकी अच्छी क्वालिटी होती है। और ये सब चीज़ें आपने जाना ना। भारत प्रथम स्थान पे 1818 में भारत में कलकत्ता में पहली इसकी मिल बनी थी। ये कैसा रेशा है, तो आपने बोला सर्वव्यापी यूनिवर्सल फाइबर के नाम से ये रेशा जाना था। कपास को रेशों का राजा भी कहते हैं। आपने इतनी चीज़ जान गई। अब आता है रेशा बनाने के लिए प्रोसेस क्या करनी पड़ेगी। अब तक तो आपने खेती जानी, तो प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है कि कोए को एकत्रित करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कोए को एकत्रित करना पड़ता है। और कोए को एकत्रित करने के लिए क्या करना पड़ता है, पिकिंग की प्रक्रिया। कोए को बीनना, इसे क्या कहते हैं, कोए को इकट्ठा करना है, बीनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसे क्या कहते हैं, पिकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पिकिंग कहते हैं। उसके बाद कोया कलेक्ट हो गया तो उसे क्या कहते हैं, कोए को एकत्र करना, कलेक्ट ऑफ पॉट्स, ठीक है, कलेक्ट पॉट्स, ठीक है। समझ रहे हो आप, ये क्या है, इसकी प्रोसेस चल रही निर्माण की। ये कभी कभी ना उसमें भी पूछ देता है, जैसे सीरियल में लगाने के लिए। और जब आपने कलेक्ट कर लिया पॉट्स, तो उसके बाद आपने क्या किया था, आपने गिनिंग की प्रक्रिया की थी ना। क्या किया था आपने, गिनिंग की प्रक्रिया थी। गिनिंग की प्रक्रिया में क्या होता, कोए को किससे अलग किया जाता, रेशों से, बीजों को अलग किया जाता है। रेशों से बीज को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। किस प्रक्रिया में, तो गिनिंग की प्रक्रिया में। गिनिंग की प्रक्रिया करने के बाद आप क्या करते थे, बॉलिंग बनाते थे ना, गांठें बना रहे थे। उसके बाद क्या कर रहे थे आप, गांठें बना रहे थे। गांठें कितने की बन रही थी, तो उसकी क्या हो रहा था, 1 इंच चौड़ाई हो जा रही थी, 40 इंच मोटी जो है चद्दर बन रही थी, ठीक है, गांठें बन रही थी। गांठें बनने के बाद क्या हो रहा था, ये मिल में जा रहा था। ये क्या हो रहा था, ये फिर मिल में जा रहा था, जहाँ पे क्या होता है, गांठें खोला जा रहा था और फिर उसे ब्लेंड, गांठें खोल करके फिर क्या किया जा रहा था, ब्लेंडिंग की जा रही थी, ठीक है। ब्लेंडिंग, इस पर लिखना नहीं बनता क्योंकि ये हिलता है, जो ये है ना कि हिलते ही रहता है, इसलिए संभाल संभाल के लिखने पर राइटिंग नहीं सही बनती। तो फिर अब ब्लेंडिंग करते हैं, ओपनिंग करते हैं। उसके बाद जब मतलब जब उस बालिंग जो बन के आता है, जो गांठें होती है, वो गट्ठर जो होता है वो मिल में जाता है, तो उसको खोला जाता है, फिर से धुना जाता है, और जो अच्छे खराब रेसे जो भी है उनको क्या कहता है, समांतर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो मेन काम होता है वो क्या होता है, तो कार्डिंग का काम होता है। क्या होता है, कार्डिंग, जिसे क्या कहते हैं, धुनाई, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि धुनाई।
धुनाई की प्रक्रिया होती है। कार्डिंग के बाद क्या होता है, कार्ड स्लीवर तैयार होता है। कार्डिंग किए हुए रेशे को क्या कहते हैं, तो कार्ड स्लीवर कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान, स्लाइवर भी लिखा है, कार्ड स्लाइवर कहते हैं। कार्डिंग किए हुए उसको क्या बोलते हैं, जो रेसे होते हैं, ठीक है, उसको क्या, पोनिया जो बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, कार्ड स्लीवर कहते हैं। यहाँ से फिर क्या होता है, कॉम्बिंग होता है। क्या होता है, कॉम्बिंग, जो कंघी करते हैं उन रेसों को क्या कहते हैं, कॉम्ब स्लीवर। क्या कहते हैं, कॉम्ब स्लीवर कहते हैं, स्लाइवर कहते हैं, ठीक है, कॉम्ब स्लाइवर कहते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, उसके बाद जब ये पोनिया बन जाती हैं उसके बाद क्या होता है, फिर उनकी क्या होती है, स्पिनिंग की प्रक्रिया होती है। फिर क्या होती है, स्पिनिंग की प्रक्रिया होती है, ठीक है, कताई होती है। फिर क्या होता है उसके बाद, फिर वीविंग, यहाँ से रेसा बनने की प्रोसेस तैयार हो जाती है। यहाँ रेसा, ये स्पिनिंग की प्रक्रिया से रेसा बनता है। उसके बाद क्या होती है, तो वीविंग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, ठीक है। यही सबसे मेन है। वीविंग के बाद जब कपड़ा बन जाता है तो उस पर क्या होता है, फिनिशिंग किया जाता है। क्या किया जाता है, फिनिशेस, विभिन्न प्रकार के फिनिशेस किए जाते हैं, ठीक है। इस पर फिनिशिंग की प्रक्रिया होती है। यहाँ से आप समझ गए होंगे कि इसकी, ये इस पर क्या थे, प्रोसेस हो रहे थे। आप मतलब चीज़ों को ऐसे आप चाहे तो रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, जब पॉट्स पक गया तो वो झड़ने लगेगा, वो झड़ने लगा तो उसको बीनने की प्रक्रिया की जाती है। तो किससे, मतलब पिकिंग किया जाता है। इसको मशीनों से भी किया जाता है, पिकर जिसे कहते हैं, जो मशीनों से होता है उसे क्या कहते हैं, पिकर कहते हैं, ठीक है। आपने बीन लिया, उसको बीन क्यों रहे, एक जगह कलेक्ट करने के लिए, उसका कलेक्शन करने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए। तो दूसरा क्या प्रोसेस हुआ, कलेक्शन ऑफ पॉट्स। आपने पॉट्स को इकट्ठा कर दिया। अब पॉट्स इकट्ठा कर दिए तो उसके बाद भी तो उसमें कोई प्रोसेस होगी कि बस काम खत्म। तो जब पॉट्स है तो उसमें रेसे और बीज दोनों लगे हैं, तो आप पहले उसको अलग करेंगे। तो ये अलग करने की प्रक्रिया क्या हो गई, गिनिंग हो गई। तो ये तीसरी प्रक्रिया हो गई, रेसों को बीज से अलग करना। अब रेसों को आपने बीज से अलग कर लिया, बीज गया, उससे तेल बनेगा, उससे खली बनेगी, उससे कागज बनेगा, उससे क्रैकर्स पटाखे बनेंगे। लेकिन अब रेसे को तो, उसको तो आपने दे दिया, उससे ये सब बनेगा। रेसे का क्या करेंगे, तो रेसों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए उनके गांठे बनाएंगे ना। वो कितने, 500 पौंड, लगभग 500 पौंड की गांठे बनती हैं, ठीक है। आपने गांठे बना लिया। फिर क्या करेंगे, गांठे बनाने के बाद बस यहाँ तक काम आपका हो गया। अब इसको आपने मिल फैक्ट्रियों में भेज दिया। तो जब ये फैक्ट्री में जाएगा, अब तक तो आपने इसके, फिर ये जब फैक्ट्री में गया तो फैक्ट्री में इस पर जो गांठे आपने बनाई थी वो उसको खोलते हैं। गांठे को खोलना, फिर उसको ब्लेंड करना। वो खोलते हैं, फिर वो ब्लेंड करके उसको स्वच्छ, साफ, अच्छा बनाते हैं। यहाँ तक काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट काम, इसके बाद कताई का काम स्टार्ट होता है। अब जाके मेन काम शुरू होता है, कार्डिंग होता है। कार्डिंग में क्या होता है, उन रेसों की धुनाई होती है। एक मशीन होती है, जो आपने देखा होगा, जहाँ पे आप कभी रजाई उजाई गांव में देखे होंगे बनते हुए छोटे जगह पे, और हर जगह ठंडियों में लोग यूज़ करते हैं। तो अब तो ब्लैंकेट आ गए, पहले रजाइयाँ आई थी। तो क्या होता है, उन रुइयों को धुनना पड़ता है। धुनने से क्या होता है, उनके अंदर की गंदगी साफ हो जाती है। तो धुनी रुइयों, फिर रुइयों क्या कहते हैं, धुनाई की जाती है। वो धुनाई की हुई रुइयों को कार्ड स्लीवर कहते हैं। धुनाई करने के बाद वो असमांतर हो गई, लंबे हो गए, कोई छोटे हो गए, तो उनको समांतर करने के लिए क्या था, कॉम्बिंग की प्रक्रिया की जाती है। तो जो फिर जब नई पूनिया बनती है उन्हें कॉम्ब स्लाइवर कहते हैं। जब ये दोनों काम हो गए तो अब इसके बाद जाके स्पिनिंग की प्रक्रिया होगी, जिसे कताई कहते हैं, ठीक है। कताई की प्रक्रिया, अब जाके धागा, मतलब रेसा तैयार हो गया है। स्पिनिंग के बाद क्या होता है, तब जाके बुनाई की प्रक्रिया शुरू होती है। बुनाई के बाद जब रेसा बन के वस्त्र तैयार होता है तब उस पर फिनिशेस की प्रक्रिया की जाती है। फिनिशेस में अलग अलग प्रक्रिया है, मर्सराइजिंग, सैफोराइजिंग, ग्लेजिंग, मोयरिंग, ब्लीचिंग, मतलब बहुत सारी जो फिनिशेस की प्रक्रिया है की जाती है। फिनिशेस करने के बाद इसमें कलर और डाई करके इसको अंतिम रूप दे दिया जाता है। यही इसका क्या है, इसके जो है प्रक्रिया होती है धागे से रेसे बनाने की, वस्त्र बनाने की, ठीक है। अब आपने पढ़ा इसमें विशेषताएं, कॉटन की क्या पढ़ा आपने, कॉटन की विशेषताएं। रहता है कॉटन की विशेषताएं कितनी, 2 टाइप की। एक क्या है, भौतिक विशेषता, दूसरी क्या है, रासायनिक विशेषता। आपने ये चीज़ देख ली। भौतिक के अंतर्गत आपने क्या देखा, बहुत सारी चीज़ें देखा। भौतिक के अंदर आपने क्या देखा, बहुत सारी चीज़ें देखा। उसमें भी आपने क्या देखा, तो उसमें उसकी रेसे की लंबाई कितनी है, रेसे पर मोम लगा होता है कि क्या होता है, इसका संगठन। सबसे पहले तो आपने संगठन देखा इसका। तो आपने इसमें क्या देखा कि ये सेल्यूलोजिक रेसा है। कैसा रेसा है, सेल्यूलोजिक। और सेल्यूलोजिक में भी क्या है ये, तो ये कार्बोज का जो पॉली होता है ना, पॉलीसेकेराइड, ये वही है जिसका फार्मूला क्या होता है, तो आप बताएंगे C6H10O5
इंटू ब्रैकेट n, जिसमें कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 10 अणु और ऑक्सीजन के 5 अणु होते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आप समझ गए। और एक बात, इसमें 40% से लेकर के 90% तक क्या होता है, तो सेलुलोज होता है, और 4% से लेकर के 5% से लेके 8% तक जल होता है। बेटा अभी राइटिंग नहीं बन रही है, इसकी वजह ये है ना कि ये हिलने लगता है तो आपको ब्लर सा दिखने लगता होगा, इसीलिए क्या बताएं, तो जल दिखता है। ये चीज़ें आप समझ गए हैं। और जो सबसे अच्छा, सबसे शुद्ध कौन सा कॉटन होता है, तो आप बोलेंगे ब्लीच्ड कॉटन, मतलब विरंजित कॉटन। विरंजित कॉटन क्या होता है, तो सबसे शुद्ध कॉटन होता है। कौन सा कॉटन, विरंजित कॉटन सबसे शुद्ध कॉटन होता है। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ गए। सेलुलोजिक फाइबर, इसका संगठन समझ गए आपने। और संगठन में आप ये जान लो, जो ये सेलुलोज होता है उसी में वैक्स पाया जाता है। वैक्स क्या होता है, इसको गलने से रक्षा करता है और रेशे में ऐठन देने में क्षमता करता है। दूसरा नंबर, इसके भौतिक विशेषताओं में क्या आता है, इसकी लंबाई। इसकी लंबाई आधा इंच से लेकर कितनी होती है, 2.5 इंच तक होती है। ठीक है, इसमें भी कुछ अपवाद कह सकते हैं या अलग अलग जगहों के रेशे कह सकते हैं। जैसे ये तो भारत का हो गया, फिर आपने देखना मिस्र का उससे थोड़ा लंबा, अमेरिका का उससे लंबा, मिस्र का उससे ज़्यादा लंबा, आइलैंड का उससे 4 इंच का हो जाता है, तो वो उस पर। इसका माइक्रोन कितना होता है, इसका व्यास कितना होता है, तो आप बोलेंगे 16 से 20 म्यू। ठीक है, इसका माइक्रोन होता है। अब नंबर आता है, इसको आपने माइक्रोस्कोप से जब टेस्ट किया तो देखने में कैसा लगता है, जब ये गीली अवस्था में रहता है तो एक ल्यूमेन टाइप, मतलब एक जैसे एक ल्यूमेन में सैप भरा सा दिखता है। ठीक है, और जब ये सूख जाता है तो क्या होता है, फीते के समान बल खाता हुआ दिखता है। फीते के समान कैसा, बल खाते हुए, जिसमें परिवलन होता है ना, ये चीज़ मुड़ाव, बल खाता हुआ दिखता है। ठीक है, बल खाता सा दिखता है। कब, जब सूख जाता है, इसके अंदर का सैप जब सूख जाता है। और एक बात, प्रति इंच रेशो में कितने परिवलन होते हैं, तो 200 से 400 तक परिवलन होते हैं। वही बल जो होता है ना, ऐठन, वो जो होती है 200 से 400 तक होती है। इनमें रंग और चमक का क्या होता है, तो आप कहेंगे अभाव होता है। इनमें ज़्यादा क्या बोलते हैं, चमक और रंग नहीं होता है, क्योंकि रेसे छोटे होते हैं तो छोटी छोटी लंबाई के होते हैं, तो उतना इसमें चमक नहीं होता है। जो लंबे रेसे होते हैं उनसे होता है ना, फिलामेंट जो होते हैं उनसे जो होता है अच्छे सूक्ष्म और चमकदार रेसे का निर्माण होता है। चमक देने के लिए इसमें क्या करना पड़ता है, तो मर्सराइजिंग की क्रिया करनी पड़ती है। क्या, एक परिसज्जा होती है। ठीक है, आप इतनी चीजें समझ गए। प्रत्यास्थता का क्या होता है, तो आप बोलेंगे प्रत्यास्थता का अभाव। क्या है, प्रत्यास्थता का अभाव। प्रतिस्कंदता का अभाव, प्रतिस्कंदता का क्या है, तो अभाव है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। प्रतिस्कंदता का अभाव, सिकन प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती। सिकन प्रतिरोधक, सिकन क्या है, पड़ता है। ठीक है, विमितीय स्थायित्व तो स्थिर होता है। विमितीय स्थायित्व तो क्या होता है इसका, तो स्थिर होता है। इसके आकार और ये बिगड़ते नहीं है कपड़े, बस इसमें जब धुलने के बाद जो इतनी श्रिंकेज आती है, जितना सिकुड़ना होता है सिकुड़ जाता है, उसके बाद इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है, स्थिर रहती है। इसीलिए क्या होता है, कपड़े को संभाल के वो मतलब जो टेलर होता है उसको होता है कि 1-2 इंच ढीला सिलना, या इसको मतलब एकदम साइज का सिलना, क्योंकि अगर टाइट हो गया तो टाइट ही रह जाएगा। आपने इतनी चीज़ें समझ गई। और इस पे ताप का प्रभाव, तो ताप का अच्छा संवाहक होता है, ये गुड कंडक्ट होता है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये ताप का क्या होता है, गुड कंडक्ट होता है। उष्मा का सुचालक होता है। ये रेसे में क्या होता है, ये रेसे पहनने से, रेसे का उपयोग करने से गर्मी में आराम मिलता है, क्योंकि अंदर की गर्मी बाहर जाने देता है, बाहर की ठंडी हवाओं को अंदर आने देता है, इसलिए ये अच्छा रेसा माना जाता है। रगड़ का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जलने पे ये कैसी, तो कागज के समान इसकी गंध होती है। और राख कैसी होती है, तो धूसर कैसी होती है, फुली फुली सी, और धूसर मतलब ग्रे कलर की होती है। ठीक है, ये आपको मैं इसके फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है उसकी मैं बात आपको बता रही हूँ। सिकुड़न की इसमें मतलब कपड़ा शीघ्रता से सिकुड़ता है, इसलिए इसको प्रेस वगैरह की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। इस पर किसका, फफूंद का असर पड़ता है, कीटों का असर नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ से आप समझ गए। इतनी चीज़ें क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और शोषकता की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है। एक चीज़ और है, गीली अवस्था में क्या होता है, गीली अवस्था में क्या होता है, तो 30% मजबूती बढ़ जाती है। 30% की मजबूती बढ़ जाती है। देखिए मैंने पूरी बुक आपको पॉइंट में समझा दिया, जितना हो सक रहा है हमसे क्या करें, कि चीज़ें हिल रही हैं। अब नंबर आता है रासायनिक, तो अम्ल का प्रभाव पड़ता है। अम्ल का प्रभाव पड़ता है। अगर डाइल्यूट है, हल्का है, तो रंग उड़ जाएगा, गाढ़ा है तो नष्ट कर देगा। ठीक है, आप ये समझ रहे। उसमें भी H2SO4 जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, आपने जाना H2SO4 का
H2SO4 क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। आपने अगला जाना क्या? HNO3 जिसे नाइट्रिक एसिड कहते हैं। फिर आता है HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। इनका इस पे चाहे तनु घोल रहे हैं, चाहे इसका सांद्र घोल रहे हैं, मतलब हल्का घोल रहे हैं या गाढ़ा घोल रहे हैं, क्या होगा? रेसे का नष्ट होना निश्चित है। अगला आता है क्षार का, तो क्षार का इस पे प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्षार का प्रभाव इस पे क्या होता है? नहीं पड़ता है। उसके बाद आता है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग इस पे अच्छी मानी जाती है। घरेलू ब्लीचिंग सबसे अच्छी होती है। नील करना अच्छा होता है। पसीने का प्रभाव इस मतलब शर्त पे पड़ेगा कि अगर जिसका पसीना अम्लीय है तो वो कपड़ा खराब होगा, जिसका क्षारीय है उसका असर नहीं पड़ेगा। रंगों में कौन सा रंग इसको अच्छा होता है? तो वैट रंग अच्छा होता है, गुड। ठीक है। नैफ्थलीन कलर क्या होता है? वेरी गुड। नैफ्थलीन कलर का जो उपयोग किया जाता है वो क्या होता है? तो वो वेरी गुड होता है इसके लिए। ठीक है। लेकिन जो प्रत्यक्ष और बेसिक डाई होती है, प्रत्यक्ष, बेसिक और प्रत्यक्ष डाई का क्या होता है? इस पे अच्छा असर नहीं होता है, या बहुत ही क्या होता है, इस पे बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। इस चीज़ों को आप याद रखना। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मुझे नहीं लगता कि मैंने एक भी पॉइंट इसका छोड़ा है। इसके यूथ के भी जितने सारे क्वेश्चन हैं मैं वो भी आपको कराऊंगी। वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप बोर हो जाओगे। तब तक के लिए इतना ही। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। देखने के लिए टेक केयर, थैंक यू।